Hello friends, in my last video I was explaining you the 5th class Tulip English book chapter 1, The New English Teacher. I have already made 2 videos explaining this chapter and this is the third and last one. You can get the link of other videos related to this chapter in the description box. So, let's understand the remaining chapter. But Claudine was not to be defeated in anything. If she did have to put on games, clothes and shoes and appear on the field or court, she would feel sick and have to go off. It was simply amazing how she managed to slide out of the things she disliked. तो जो क्लॉडीन थी उसे किसी भी चीज में हराया नहीं जा सकता था. मींस अगर उसने गेम्स में क्लोथ्स शूज पहन के अपीयर होना है फील्ड पर कोर्ट पर और ऐसा वो चाहती नहीं है तो वो बीमार हो जाएगी, बहाना बना देगी और वहां से चली जाएगी. मींस अगर उसने डिसाइड कर लिया है कि उसे गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है या किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करना है तो वो नहीं करेगी. इट वॉज सिंपली अमेजिंग हाउ शी मैनेज टू स्लाइड आउट ऑफ द थिंग्स शी डिसलाइक्ड. और ये बिल्कुल अमेजिंग था कि किस तरीके से वो ऐसी चीजों से बाहर हो जाती थी जो कि उसे डिसलाइक थी, पसंद नहीं थी. उसके बहाने बहुत अमेजिंग होते थे, अविश्वसनीय होते थे. शी एंड कार्लोटा वर ए रियल पेयर इन देयर स्टडी. कार्लोटा वुड नॉट डू थिंग्स she disliked either if she could get out of them, but she used open and direct methods, whereas Claudine really enjoyed getting her way secretly, putting on an innocent face all the time. तो वो और कार्लोटा एक पेयर में स्टडी करते थे, साथ साथ स्टडी कर लेते थे. कार्लोटा भी ऐसी चीजों से दूर भागती थी जो कि उसे डिसलाइक थी, लेकिन वो ओपन और डायरेक्ट मेथड्स ही यूज करती थी. वो क्लॉडीन की तरह बहाने नहीं बनाती थी और एक इनोसेंट फेस बना के नहीं बैठती थी. जैसे क्लॉडीन एक मासूम सा चेहरा बना लेती थी अपनी बातों को मनवाने के लिए, लेकिन कार्लोटा ऐसा नहीं किया करती थी, वो डायरेक्टली बोलती थी. दे बोथ मेड वॉर अगेंस्ट मीराबेल, who to her intense delight had been made sports captain for the school that term as she had hoped. Gladys had been made vice captain and this pleased them both. Gladys was small but very quick and skillful on the playing field or tennis court and a fine little swimmer. Also she was very good at dealing with some of the shy younger girls who were a bit afraid of Mirabelle's heartiness and drive. तो ये दोनों क्लॉडीन और कार्लोटा मीराबेल से लड़ाई किया करती थी जो कि स्पोर्ट्स कैप्टन बनाई गई थी इस फॉर्म के लिए और उसे ये पोजीशन बहुत पसंद भी थी. जो ग्लैड्स थी उसे वाइस कैप्टन बनाया गया था और ये दोनों मीराबेल और ग्लैड्स इस बात से बहुत खुश थी. ग्लैड्स स्मॉल थी लेकिन बहुत क्विक थी, तेज थी और स्किलफुल थी. मींस चाहे प्ले फील्ड हो, टेनिस कोर्ट हो, वो बहुत अच्छी स्किल से खेला करती थी और वो एक बहुत अच्छी स्विमर भी थी. और एक अच्छी बात ये थी कि जो शाई यंगर गर्ल्स थी, छोटी छोटी बच्चियां थी जो शाई हो जाया करती थी, शर्मा जाया करती थी खेलते टाइम, तो उन्हें ग्लैड्स बहुत अच्छे से डील कर लिया करती थी क्योंकि ऐसी बच्चियां मीराबेल से डरती थी लेकिन ग्लैड्स से नहीं डरा करती थी. Mirabelle was a typical sports captain, loud voice, hearty in manner, strapping in figure and not very sensitive to the feeling of others. She was always trying to make Alison, Claudine, Angela and Carlotta take more interest in games and they were just as determined not to. It annoyed her intensely when they would not turn up at practices she had arranged or got bored on the field and talked. तो मीराबेल एक टिपिकल स्पोर्ट्स कैप्टन थी. वो लाउड वॉइस थी और हार्टी थी मैनर में, स्ट्रैपिंग थी फिगर में. मींस वो एक जो स्पोर्ट्स कैप्टन होता है जो कि लाउड वॉइस्ड होता है, उसकी आवाज तेज होती है और वो दूसरों की फीलिंग्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देता. इसी तरीके की मीराबेल थी. दूसरे
जो गर्ल्स थी वो काफी बहाने बनाया करती थी, लेकिन मीराबेल उनके बहानों पे कोई ध्यान नहीं देती थी और वो हमेशा चाहती थी कि एलिसन, क्लॉडिन, एंजेला और कार्लोटा गेम्स में बहुत इंटरेस्ट लें। लेकिन ये चारों इतनी ही डिटरमाइंड थी, दृढ़ निश्चयी थी कि नहीं, हमें तो गेम्स में बिल्कुल इंटरेस्ट लेना ही नहीं है। और इससे वो मीराबेल काफी एनॉयड हो जाती थी, परेशान हो जाती थी। जब ये सभी प्रैक्टिसेस पे आती ही नहीं थी जो कि मीराबेल ने अरेंज किए, या फिर आ भी जाया करती थी तो बोर होकर एक जगह बैठ जाती थी और बातें करने लगती थी। दिस मीराबेल, शी इज ए पेस्ट, complained Claudine to her aunt, Mamzelle. Always she wants me to go to the field and make myself hot and dirty and untidy. Can you not tell her? My heart is weak, Ma Tante. Claudine, have a weak heart, my child? This you have never told me before, cried Mamzelle in alarm. Have you a pain? You must go to matron. तो क्लॉडिन एक बार अपनी आंट से कंप्लेन करती है कि जो मीराबेल है स्पोर्ट्स कैप्टन, वो तो एक पेस्ट है, वो एक कीड़े के समान है और मुझे दिन भर परेशान करती रहती है। वो हमेशा चाहती है कि मैं फील्ड पे आ जाऊं और हॉट, डर्टी और अनटाइडी हो जाऊं, मींस मेरे कपड़े खराब हो जाएं, मुझे धूप वगैरह लग जाए, मेरी तबीयत खराब हो जाए। क्या मेंटेने, आप उनसे ये नहीं कह सकती कि मेरा जो हार्ट है वो वीक है, मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है और मैं ये सारे स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती? तो ये सुनकर जो आंट थी वो कहती है, क्लॉडिन, क्या तुम्हारा हार्ट वीक है? तुमने इससे पहले तो मुझे कभी नहीं बताया, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या तुम्हें कोई पेन है? जल्दी से मैट्रिन के पास जाओ। This was the last thing that Claudine wanted to do. Matrin was the one person who never believed anything that Claudine said. No, I have no pain, said Claudine quietly. Only just a little flutter here, now and again, when I run or go up the stairs. तो ये लास्ट थिंग थी जो कि क्लॉडिन चाहती थी, क्योंकि जो मैट्रिन थी वो एक ऐसी पर्सन थी जो कि क्लॉडिन के बहानों पे कभी भी कोई विश्वास नहीं करती। तो क्लॉडिन कह देती है कि नहीं नहीं, मुझे कोई पेन नहीं है, मुझे तो सिर्फ फ्लटर होता है, मींस मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है जब भी मैं रन करती हूँ, भागती हूँ या फिर स्टेयर्स पे चढ़ती हूँ, सीढ़ियां चढ़ती हूँ। मैमजेले looked at Claudine hard. She loved her dearly, but it did sometimes cross her mind that her niece might deceive her in order to gain her own ends. Claudine had pressed her hand over the place where she thought her heart was, to show where the flutter came, but unfortunately she wasn't indicating the right place. तो मैमजिले अब क्लॉडीन को घूर के देखती हैं, ध्यान से देखती हैं। वो उन्हें बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन कभी कभार उनके माइंड में यह आ जाता था कि उनकी जो नीस है, भतीजी है, वो उन्हें डिसीव करती है, उन्हें धोखा देती है अपने कुछ फायदे के लिए। मीन्स अगर क्लॉडीन को कुछ करना नहीं है, वो पढ़ाई नहीं करना चाहती या फिर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती, तो वो अपनी आंट को धोखा देने लगती है। तो क्लॉडीन क्या करती है, वो अपने हैंड को उस प्लेस पे रखना चाहती है जहां की उसका हार्ट है, जिससे कि वो अपनी फ्लटर, अपनी दिल की धड़कन मैमजिले आंट को दिखा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे ये भी नहीं पता चलता कि उसका हार्ट कहां है। टाइम्स, said मैमजिले, half alarmed, still but a little angry. This is not your heart, this is your stomach. Maybe you need a dose of good medicine. तो मैमजिले कहती हैं, वो हाफ अलार्म हो जाती हैं, उन्हें भी एक धक्का सा लगता है और वो थोड़ी नाराज भी हो जाती हैं। वो कहती हैं कि ये तुम्हारा हार्ट थोड़ी है, ये तो तुम्हारा स्टोमक है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एक अच्छी मेडिसिन के डोज की जरूरत है। Claudine disappeared at once. She was not going to have any of Matrin's good medicine. She made up her mind to find out exactly where her heart was so that another time she would not make a mistake. तो क्लॉडिन एकदम से अब डिसअपियर हो जाती है, भाग जाती है। उसे मैट्रिन की कोई भी मेडिसिन की जरूरत नहीं थी, वो उन्हें नहीं लेना चाहती थी और अब वो अपना माइंड बना लेती है।
डिसाइड कर लेती है कि वो पता लगाएगी कि उसका हार्ट आखिर किस जगह पर होता है, जिससे कि वो नेक्स्ट टाइम कोई मिस्टेक ना करे और अपनी आंट को आसानी से मूर्ख बना सके। After a few days, the fifth form settled down into their usual familiar routine. तो कुछ दिनों बाद जो फिफ्थ फॉर्म थी, फिफ्थ क्लास थी, वो अपने रूटीन में रम जाती है। मींस अब स्टार्टिंग में जो परेशानियां उन्हें हो रही थी, धीरे धीरे वो उनके रूटीन में आ जाता है। They tackled their new work, grumbled and groused, laughed and talked, played games and went to bed tired out. It was a good life, an interesting, full and friendly one. Sometimes the fifth formers felt a little sad when they thought that they had only one more form to go into and then St. Clair's would be left behind forever. तो कुछ दिनों के बाद जो फिफ्थ फॉर्म थी वो अपने रूटीन में आ जाती है और वो अपने नए वर्क को टैकल करती हैं, ग्रम्बल और ग्राउस करती हैं। मींस जो परेशानियां उन्हें हो रही हैं उस पर दुख प्रकट करती हैं, असंतोष प्रकट करती हैं कि हमें इतनी सारी परेशानियां हो रही हैं, इतना पढ़ना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है। कई बार हंसती हैं, बातें करती हैं, गेम्स खेलती हैं और जब थक जाती हैं तो सोने भी चली जाती हैं। उनकी लाइफ अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी और फ्रेंडली थी। और कई बार जो फिफ्थ फॉर्म थी, फिफ्थ क्लास थी, उन्हें वो ये सोच के दुखी भी हो जाया करती थी कि बस एक और क्लास और बची है और उसके बाद उन्हें सेंट क्लार्स स्कूल छोड़ के कहीं जाना पड़ेगा, जो कि सेंट क्लार्स सिक्स फॉर्म तक ही था। उसके बाद उन्हें कोई दूसरा स्कूल तलाश करना ही पड़ता। There was to be a stiff exam halfway through the term, which everyone was to take, even Doris and Alma and Felicity, who felt absolutely certain they would not be able to pass it. तो उसके बाद एक हाफ वे एग्जाम होना था जो कि काफी स्टिफ, काफी कठोर होने वाला था, इतना इजी नहीं था। और इसमें सभी पार्टिसिपेट करती हैं, डोरिस, आल्मा और फेलिसिटी, ऐसी स्टूडेंट्स भी जिन्हें लगता है कि वो कभी भी पास नहीं हो पाएंगी। बट इट वुडंट डू यू एनी हार्म टू वर्क फॉर इट, सेड मिस कॉर्नवालिस इन हर क्रिस्प वॉइस। क्योंकि मिस कॉर्नवालिस उन्हें समझा देती हैं कि अगर तुम मेहनत करोगी भी तो इसमें कोई परेशानी वाली बात थोड़ी है। इफ यू कुड जस्ट गेट ए पास, आई शुड फील you had achieved something. I shall allow you to relax, all of you, after the exam is over, but I must insist that you do your very best for the first half of the term and really study hard. तो मिस कॉर्नवालिस कहती हैं कि अगर तुम पास भी हो गई, बाउंड्री पे भी पास हो गई, तो मैं ये फील करूंगी कि तुमने कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही लिया है। और उसके बाद मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हें रिलैक्स भी कर दूंगी, आराम भी दे दूंगी, तुम्हारी क्लासेस नहीं लूंगी, ज्यादा मेहनत नहीं करवाऊंगी, लेकिन मैं तुमसे यही चाहती हूं कि तुम अपने हाफ ईयरली एग्जाम के लिए अच्छे से मेहनत करो। So there was a lot of hard work done in the little studies that term. Carlotta groaned over her maths and Claudine puzzled over grammar. Felicity tried to learn her English literature and to write essays, which usually end abruptly because she had suddenly thought of a new tune. तो उसके बाद उन्हें अपनी थोड़ी सी स्टडीज में भी काफी हार्डवर्क करना पड़ा। जो कार्लोटा थी वो मैथ्स के लिए परेशान थी, क्लॉडीन ग्रामर के बारे में सोच रही थी, फेलिसिटी इंग्लिश लिटरेचर लर्न करने की कोशिश कर रही थी और ऐसे लिखने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके जो ऐसे थे वो कई बार एब्रप्टली एंड हो जाया करते थे, मीन्स खराब हो जाया करते थे, क्योंकि सडनली वो एक नई ट्यून के बारे में सोचने लगती थी, एक नई धुन उसके दिमाग में आ जाया करती थी। एंड मैरी रश्ड थ्रू ऑल हर prep except for English and then spent laborious hours over that, hoping to win approval from Miss Wilcox. Even Doris and Angela worked, though neither of them liked it. School was fun, but it was hard work too. तो एनी मैरी हर सब्जेक्ट की तैयारी कर लेती है सिर्फ इंग्लिश को छोड़कर, और उसके बाद वो कई
आर्ट्स लगा देती है इंग्लिश को लर्न करने में भी, क्योंकि वो मिस विलकॉक्स का अप्रूवल लेना चाहती थी। वो चाहती थी कि मिस विलकॉक्स उसके काम की तारीफ करें। इवन डोरिस और एंजेला भी इस वर्क को करती हैं, हालांकि दोनों को ये वर्क बिल्कुल पसंद नहीं आता। जो स्कूल टाइम है वो फन का टाइम होता है, मस्ती का टाइम होता है, लेकिन इसमें हार्ड वर्क भी बहुत करना पड़ता है। दिस चैप्टर हैज बीन रिटन बाय Enid Blyton. So that's the end of your first chapter. I hope you have liked this video. If you have liked it, please don't forget to like, share and subscribe the channel, and also don't forget to press the bell icon. It is very important because you will get the latest notifications when I will post and upload another video. Till then, it's bye bye.